નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એશિયન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં ફરી એકવાર આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આના પહેલાના લેક્ચરમાં આપણે ધોરણ 7માં કવિતા શીખ્યા હતા. આજે ગદ્યનો વારો છે, તો ગદ્યમાં એક કહાની ભણીશું જેનું નામ છે કુત્તે કી વફાદારી. कुत्ते की वफादारी. प्रस्तुत जो गद्य है उसका प्रकार है कहानी. कैसी कहानी? तो बोधदायक कहानी, जिससे हमें एक प्रकार का बोध यानी कि ज्ञान मिलता है. और लेखक है लल्लू भाई रबारी. तो जो हमारा एक शब्द यानी कि एक वाक्य का जो पहला प्रश्न है वो क्या है, तो कि कुत्ते की वफादारी गद्य का प्रकार कौन सा है, तो कहानी. दूसरा एक प्रश्न, उसके लेखक का नाम बताइए, तो क्या आएगा? लल्लू भाई रबारी. प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है. सभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आती है. लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है. उत्तर गुजरात के पाटण जिले में रांधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है. एक वाक्य का क्वेश्चन हमारा यहाँ बनता है कि पाटण शहर कहाँ पर स्थित है. तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है एक वाक्य में जो है पाटण उत्तर गुजरात के रांधनपुर नामक, उत्तर गुजरात के पाटण जिले में रांधनपुर नामक एक गांव है. तो यह हमारा पहला प्रश्न है. वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है. समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा. उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कहानी तो है, पर बोधक कहानी है. कैसी? तो कि इस कहानी को पढ़ने के बाद जो लाखा बंजारा ने भूल की है वो हम अपने जीवन में कभी नहीं करेंगे. यह बोध जो है इस कहानी से हम लेंगे. साथ में कहानी के साथ साथ अपरिचित शब्द यानी कि समानार्थी और साथ में मुहावरे, यह भी लेते जाएंगे बोर्ड वर्क में. आपको जब जब लिखूं तब स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना है. पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे. जब व्हीकल की सुविधाएं नहीं थी, यानी कि वाहन व्यवहार के लिए जब इतनी सुविधाएं नहीं थी, तब लोग अपना जीवन जो है वो कैसे गुजारते थे, माल सामान ले जाने का काम कैसे होता होगा. तो यह जो हम सोचे तो उस समय ज्यादातर माल सामान लाने ले जाने के लिए किसका उपयोग करते थे? पशुओं का उपयोग, जैसे कि खच्चर, ऊंट, घोड़ा, बकरे. तो इन सब की पीठ पर ज्यादातर वजन रखकर यानी कि सामान रखकर एक गांव से दूसरे गांव सामान लाने ले जाने का काम कौन करता था? बंजारे. एक घुमक्कड़ जाति जो एक जगह पर स्थिर नहीं रहती, वो माल सामान लाने का और ले जाने का काम करती है. तो एक वाक्य का हमारा क्वेश्चन है कि बंजारे क्या करते हैं, या अथवा बंजारे माल सामान लाने ले जाने का काम कौन करता है? तो माल सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते हैं और बंजारे एक घुमक्कड़ जाति है जो एक जगह पर स्थिर
नहीं रहती। एक बंजारा यानी कि एक घुमक्कड़, एक बंजारा था, वह एक घुमक्कड़ जाति का एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री यानी कि शक्कर, गुड़ और मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। यानी कि पहले मैंने बोला कि क्वेश्चन कि बंजारे क्या करते थे, तो बंजारे माल सामान लाने ले जाने का काम करते थे। एक अपरिचित अथवा तो समानार्थी शब्द लईए આપણે, तो बंजारा यानी एक घुमक्कड़ एक घुमक्कड़ जाति जो एक जगह पर स्थिर नहीं रहती है, वो आती है जाती है, वो अपनी फिक्स जगह पर नहीं रहती। जैसे हम अपने पक्के मकान बनाकर अपने ही घर में रहते हैं, वैसे ये जाति जो घुमक्कड़ बंजारा जाती है वह एक जगह पर स्थिर नहीं रहती, वह मौसम के हिसाब से आती जाती रहती है। ગુજરાતીમાં તમને કહું તો તમે જોયું હશે કે રોડ ઉપર રબારી ટાઈપ એક જે સંઘ હોય છે, જે ચોમાસાની અંદર આ સાઈડ આપણે ગુજરાતમાં આવે છે, વળી પાછા ઉત્તર ગુજરાતમાં પાછા જતા રહે છે। કચ્છી લોકો હોય છે એમાં ઘણા બધા, જે ઊંટ ઉપર બધા એમનો જરૂર પૂરતો સામાન લઈ અને આપણે અહીંયા ગુજરાત તરફ આવે છે અને વરસાદની સિઝનમાં પાણી ભરાવાને કારણે વળી પાછા એ પોતાના સ્થાન ઉપર જતા રહે છે। तो पानी माटे पण कदाच એવું બનતું હશે કે એમને ભટકવું પડતું હશે। तो यह भी एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर सामान गांव से सामान लाने ले जाने का काम करता था। वह मिश्री और गुड़, मिश्री यानी कि शक्कर, मिश्री यानी कि शक्कर, गुजरातीમાં આપણે કહીએ તો ખાંડ, ગુડ એટલે ગોળ અને ખડા મસાલા, એ બધું જ સિટીમાંથી લઈ જઈ અને ગામડામાં લઈ આવતો હતો। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए तो उसे लाखा बंजारा कहते थे। वो उसका जो व्यापार है उससे वो लाखों रुपया कमाता था, इसीलिए इस बंजारे का नाम लाखा बंजारा कहलाता है। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। वफादार यानी स्वामी भक्त। तो जो लाखा है उसके पास एक कुत्ता था सुंदर। वो कैसा था? वफादार यानी कि स्वामी भक्त था। वो अपने स्वामी को कभी दगा देने का सोच भी नहीं सकता ऐसा। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। पड़ाव यानी कि कुछ समय के लिए ठहरने की जगह। तो भले के ज़माने में वाहन व्यवहार की इतनी सगवड़ नहीं थी, तो कहीं पर अगर शाम हो जाए तो हमें रात को वहीं रुक जाना पड़ता था। तो साथ में टेंट वगैरह सामान की चीज़ें रखते थे, जिससे रात को वहाँ खाना पका सके और आराम से सो सके। तो उसे यहाँ पड़ाव कहते हैं। पड़ाव यानी कुछ समय ठहरने की जगह या स्थान, इसे पड़ाव कहते हैं। तो पड़ाव की रखवाली करता था। जब वह बंजारा माल सामान लाने ले जाने के लिए शहर में जाता था तो उसे रात हो जाए तो कहीं पर रुकना भी पड़ सकता है। तो उस समय यह कुत्ता क्या करता था? तो पूरे पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उसे दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। तो जो चोर लुटेरे उस समय
सिक्योरिटी के नाम पर इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो क्या करते थे? तो ये जो कुत्ते जैसे पालतू प्राणी हैं, जो वफादार कहलाते हैं, यह कुत्ते इस पड़ाव की रखवाली करते थे। अगर कोई चोर, डाकू, लुटेरा नजदीक आता दिखाई दे तो वह भौंक भौंक कर उसे वहां से भगा देता था। और बंजारा, जो बंजारा है लाखा, वो अपने कुत्ते की इस वफादारी से वो बहुत खुश था। तो दो वाक्य में अगर क्वेश्चन बनता है कि चोर लुटेरे पड़ाव की ओर आते देखकर कुत्ता क्या करता था, तो चोर लुटेरों को पड़ाव की ओर आते देखकर कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें भगा देता था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत पड़ी। व्यापार धंधा ऐसी चीज है कि हर दम मुनाफा ही सही नहीं है, कभी कभी उसमें हानि भी होती है। तो उस समय जो लाखा है, उसे भी इस समय जो उसका व्यापार है उसमें वह मार खा गया था, यानी कि उसे बहुत नुकसान हुआ था। तो मुहावरे का अर्थ है मार खा जाना, यानी कि नुकसान होना। मार खा जाना यानी नुकसान होना। उसे भी व्यापार में बड़े नुकसान हुआ था, बड़ा नुकसान हुआ था। तो उसे भी रुपयों की जरूरत आन पड़ी थी, क्योंकि जो व्यापार, जो धंधा है वो नहीं चल रहा है। अभी हम देख ले तो इस कोरोना की महामारी में भी हमारा हाल भी ऐसा ही है, क्योंकि जो व्यापार सारे हैं वो क्या हो गए, ठप हो गए, बंद हो गए हैं। लॉकडाउन की वजह से आजकल किसी का धंधा नहीं चल रहा है। तो जो मुनाफे कर रहे थे वो भी लोग, अभी जो महामारी का समय है, अभी उन्हें भी नुकसान का समय भुगतान करना पड़ रहा है। तो वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। इस रुपयों की वजह से वो एक राधनपुर के सेठ के पास पहुंचा, क्योंकि धंधा करना भी जरूरी है, चाहे नुकसान हो या नफा हो। तो पैसों की जरूरत आन पड़ी थी, तो वो सेठ के पास गया और उसने अपनी बात बताई कि सेठ जी, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बहुत काम में नुकसान हुआ है, तो कृपा करके आप मुझे पैसे दे दीजिए। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दूंगा, मगर इसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? गिरवी यानी कि अमानत, अमानत के तौर पर। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, पैसे हैं मेरे पास, क्योंकि वो भी ब्याज और सूद पर देता था। पर जो अमानत के तौर पर, यानी कि जो गिरवी, जो ગુજરાતીમાં તમને સમજાવું તો કોઈ પણ આપણને પૈસા આપે છે તો સામે એક गिरवी पेटे कोई मूल्यवान वस्तु राखे छे, चीज राखे छे। तो ए वस्तु तमने पैसानी बदलामां तमे पैसा आपी जाओ अने ए वस्तु छोड़ाई जाओ। तो यहाँ पर भी सेठ ने गिरवी रखने को कहा कि तुम गिरवी क्या रखोगे, मेरे पास अमानत के तौर पर क्या रखोगे? यानी कि गिरवी अमानत, और दूसरा अर्थ है बंधक। बंधक यानी कि वह जो सेठ है वह वस्तु को बेच नहीं सकता, और ये जो पैसे लेने वाले लोग हैं वो अमानत के तौर पर अपनी कीमती चीज उन्हें देते हैं और पैसे देकर फिर छुड़वा कर ले जाते हैं। लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरी जबान विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दीजिए। लाखा सेठ जी को समझाता है कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं, यानी कि मैं अभी मेरे पास पैसे ही नहीं है, बिल्कुल पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। फूटी कौड़ी न होना
फूटी कौड़ी न होना, यानी कि बहुत गरीब होना, उसका दूसरा अर्थ है पास में पैसा न होना, यानी कि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मैं सब कुछ लुटा कर आया हूँ। अगर जबान यानी कि वचन पर जो आपको इच्छा हो तो मेरे वचन पर विश्वास रखकर मुझे रुपये दे दीजिए, यानी कि मेरी जबान का वचन मैं जो बोलता हूँ उसी समय मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। આપણે કહેવત છે ગુજરાતીમાં, પ્રાણ જાય પર વચન ન જાય, અને એના ઉપર આપણું મહાકાવ્ય રામાયણ, તો એમાં પણ એક વચન માટે દશરથજી જે છે એ ભગવાન રામને 14 વર્ષનો વનવાસ આપી દે છે, કારણ કે સતયુગમાં આ વચનની એટલી બધી કિંમત હતી, જીભની એટલી બધી કિંમત હતી। તો જબાન यानी વચન। તો વચન માટે કહે છે લાખો કે ભાઈ જો તમને મારી જીભની કિંમત હોય, મારા વચનની કિંમત હોય તો બસ મારા કહેવાથી મારા ઉપર વિશ્વાસ રાખી અને મને પૈસા આપી દો, मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम, रकम यानी पैसा, सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। जो आप मुझे रुपये दोगे तो मैं सूद यानी कि ब्याज, सूद यानी ब्याज, जो रकम के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं उसे ब्याज कहते हैं। तो ब्याज सहित मैं आपको 1 ही साल में सारे पैसे लौटा दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। सेठ जी कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई कीमती चीज नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ये कुत्ता है तो इस कुत्ते को ही मेरे पास जमानत के तौर पर छोड़ जाओ। और जमानत यानी कि जामीन, इसे स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा, क्योंकि समानार्थी शब्द पूछे ही जाएंगे। जमानत यानी कि जामीन, અને જામીન એટલે કે આપણે પહેલા વાત કરી કે એક વસ્તુ દેવાની અને બીજી લઈ જવાની અને પછી જામીન ઉપર છોડાઈ જવાની। रूप में दे दो, जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब यह कुत्ता तुम्हारे पास वापस दे दूंगा, यानी कि जब तुम मुझे पैसे दोगे तब मैं तुम्हें कुत्ता वापस लौटा दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था, यानी कि कोई उपाय नहीं था। कुत्ता जो है वो बड़ा वफादार यानी कि स्वामी भक्त था, इसलिए ऐसे कुत्ते को छोड़ना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसे दुख बहुत होता है कि कुत्ता मुझे नहीं देना है, पर उसके पास पैसे न होने की वजह से वो और कोई चीज जमानत पर नहीं रख सकता, इसलिए उसे क्या करना होगा तो कि उसे कुत्ता वहां पर देना होगा। उसके पास और कोई चारा नहीं है। कोई चारा नहीं होना अथवा कोई चारा नहीं होना, कोई उपाय नहीं होना, उसके पास और कोई उपाय ही नहीं था कुत्ते को रखने के अलावा। कुछ दिन बीते, एक बार सेठ ने कहा, चोरी हुई
कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। कुछ ही दिन गए थे और सेठ जी के यहाँ चोरों ने डाका डाला, यानी कि उनके घर चोरी हुई और कुत्ते ने इन चोरों को देख लिया था, इसलिए वो जो कुत्ता है उसने उन चोरों का पीछा करना शुरू किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया। जो सेठ के घर से चोरी किया हुआ सामान था वह सारा सामान वो भागते हुए जंगल की ओर ले गए और वो सारा सामान जंगल के बीचों बीच जो जमीन थी उसमें गाड़ दिया और वहां से 9-2-11 हो गए। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। जो चोर थे वो वहां से माल सामान गाड़कर भाग गए। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। कुत्ता जो था उसने उन चोरों को देख लिया था। वो भौंक भौंक कर सेठ जी को बताने लगा कि आपकी दुकान में चोरी हुई है, चोरों ने डाका डाला हुआ है, वो सारा जो सामान है वो जंगल की ओर ले गए हैं, उन्होंने वहां गाड़ दिया है और सारा सामान उठा ले गए हैं। जो ભાષા है તમે જોયું હશે કે પોલીસ લોકો પણ ક્રાઇમ જ્યારે મોટા ક્રાઇમ થાય છે ત્યારે કૂતરાનો ઉપયોગ કરે છે। શા માટે? તો એની જે સૂંઘવાની શક્તિ હોય છે એ બહુ જ અદ્ભુત હોય છે। ભગવાને એને આપેલું એક શું કહેવાય આશીર્વાદ કહેવાય કે એની સૂંઘવાની શક્તિ ગજબની હોય છે। એ સૂંઘી સૂંઘી અને ચોરનો પતો મેળવી શકે છે, એનો જે કડી હોય એ ઉકેલી શકે છે। તો જે CID ક્રાઇમવાળા છે એ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આવા ક્રાઇમવાળા કેસના ઉકેલ માટે એ આ કૂતરાનો ઉપયોગ કરતા હોય છે। તો यहाँ पर भी कुत्ते ने वो देख लिया था और वो भौंक भौंक कर सेठ जी को बताने लगा कि आपके यहाँ चोरी हुई है। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। जो कुत्ता है वो सेठ जी को बताने लगा कि आपके घर में चोरी हुई है। यह सुनकर सेठ जी हक्का बक्का रह गए, यानी कि चकित हो गए। हक्का बक्का रहना ચકિત હો જાના, આશ્ચર્ય થવું। ક્યારેક આપણે આવા બેડ ન્યૂઝ સાંભળીએ છીએ ત્યારે આપણને અચાનક જ આમ હાયકારો લાગી જાય, હાય આ શું થઈ ગયું? તો હક્કા બક્કા રહેના यानी चकित हो जाना। तो वो हक्का बक्का रह जाते हैं। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर उसे आगे खींचने लगा। એ શેઠજીનું ધોતિયું ખેંચી અને પેલા જે ચોર લોકો ગયા છે એ तरफ એને ખેંચી ખેંચીને લઈ જવા માંડ્યો। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। सेठ को पता था कि यह कुत्ता मुझे कुछ संकेत दे रहा है, वो भी कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल सामान छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। एक जानवर की सूझबूझ देखो, वो उसे पता था कि सामान यहीं पर ही गाड़ा गया है, तो चोरी का जो सामान था उसका पीछा करते करते वो सेठ जी को वहां पर ले गया और जब वो निश्चित जगह आई तो वो अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ी ही खोदने पर सामान निकल आया। जैसे ही मिट्टी खोदना शुरू किया तो थोड़ी ही खुदाई पर वो जो सारा सामान जमीन के अंदर गाड़ा था वो सारा सामान बाहर निकल आया। सेठ की खुशी का तो कोई पार नहीं था। खुशी का पार नहीं होना यानी बहुत खुश हो जाना।
खुशी का पार न होना, बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा, कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध हो गया। जैसे ही कुत्ते ने सामान ढूंढ लिया, सेठ जी का खुशी का तो ठिकाना न रहा। वो अत्यंत खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि वो उसकी पीठ को थपथपाने यानी कि शाबाशी देने लगे और उसकी वफादारी यानी कि उसकी स्वामी भक्ति पर वो मुग्ध यानी कि प्रसन्न हो गए। मुग्ध, मुग्ध यानी प्रसन्न हो गए। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टा बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। सेठ इतना खुश हुआ कि उसकी स्वामी भक्ति के कारण यानी कि उसकी वफादारी के कारण उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी उसके गले के पट्टे पर बांध दी यानी कि टांग दी और उसे कहा, कुत्ते भाई आप मुक्त हो, आप जाओ, अपने सेठ के पास जाओ, मुझे अब कोई जमानत की जरूरत नहीं है। अपने मालिक लाखा बंजारा के पास तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश होकर गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। एक तरफ कुत्ता भी अपने मालिक से दूर रहता था, इसलिए वह भी अंदर से दुखी था, पर जैसे ही सेठ जी ने उसे छोड़ा वह भी आनंद से प्रफुल्लित हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए झटपट और भागम भाग दौड़ने लगा। तो एक तरफ मालिक भी बहुत खुश है क्योंकि कुत्ते की वफादारी देखकर उन्हें उस पर बहुत नाज हुआ, वो बहुत खुश हुए, प्रसन्न होकर उसे अपनी जमानत से मुक्त कर दिया और अपने मालिक से मिलने के लिए कह दिया। तो एक तरफ जो सेठ जी है वह भी खुश है और कुत्ता अपने मालिक से मिलने के लिए खुश है। तो आज हम पेज नंबर 10 तक रखेंगे। आगे की कहानी अब नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। तब तक के लिए जय भारत।